माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में संकलित कविता भगवान के डाकिए जो रामधारी सिंह के द्वारा लिखी हुई है, इस कविता का परिचय और सरलार्थ पढ़ेंगे। तो इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि भगवान ने एक ही विश्व बनाया है और उसने उसे किसी भी देश की सीमा रेखा में नहीं बांधा है। यह तो हम इंसान ही हैं जिसने इस सुंदर से विश्व को अलग अलग देश की सीमाओं में बांध दिया है। लेकिन आज भी पेड़ पौधे, पहाड़, पक्षी और बादल ये सब स्वतंत्र व निष्पक्ष रहते हैं। बादल दुनिया में बिना किसी से पूछे कहीं भी कभी भी बिना किसी भेदभाव के वर्षा करते हैं। पक्षी किसी भी देश की सीमाओं के बंधनों को नहीं मानते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर पूरी आज़ादी के साथ आ और जा सकते हैं। पहाड़, पेड़ पौधों, नदियों, समुद्र यानी संपूर्ण प्रकृति मनुष्य की जाति पाति अपना पराया देखे बिना सब कुछ बिना किसी स्वार्थ के न्यौछावर कर देती है। यानी प्रकृति के देश देश में भेदभाव नहीं करती है और ये सब मौन रहकर भी हमें भाईचारे, आपसी सौहार्द व परोपकार की भावना का संदेश देते हैं। इसीलिए कवि इन्हें भगवान का डाकिया कहकर बुलाते हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक आराम से आते जाते हैं और ये जो संदेश लेकर आते हैं उन्हें पेड़ पौधों, पहाड़ आराम से समझ जाते हैं। लेकिन हम इंसान उसे नहीं समझ सकते। इसी तरह सुगंध उड़ते समय व बादल बरसते वक्त किसी देश की सरहदों को नहीं देखते हैं। इस कविता का संदेश है कि कवि यहाँ यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी जाति पाति, मेरा तेरा, अपना पराया देश की सीमाओं के बंधन से ऊपर उठकर पक्षियों व बादलों की तरह प्रेम, आपसी भाईचारा और सौहार्द का माहौल बनाकर रखना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए और पूरी दुनिया में निष्पक्ष होकर प्यार बांटना चाहिए। तो 2 काव्यांश हैं इसके हम पढ़ रहे हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसमें पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो कवि ने इन दोनों को भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए कहकर संबोधित किया है, क्योंकि ये डाकिए के रूप में शुभ संदेश संपूर्ण पृथ्वी को देते हैं। तो यहाँ पक्षियों और बादलों को डाकिए की संज्ञा दी है जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं, कि जो बिना किसी बेरोक टोक के स्वतंत्रता पूर्वक
एक महादेश से, महान है जो देश अर्थात बहुत बड़ा देश हो गया, कोई भी देश हो सकता है, से दूसरे महादेश को और दूसरे बड़े देश में चले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, कि हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते कि वो क्या संदेश लेकर आए हैं। लेकिन उनकी चिट्ठियों को कौन बाँचते हैं, मतलब पढ़ते हैं, समझ जाते हैं। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, तो सरल सा है। तो यहाँ देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में कवि पक्षी और बादलों को भगवान के दूत या डाकिया कहते हैं। ये दोनों ही दुनिया की किसी भी सरहद सीमा रेखा को नहीं मानते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक एक देश की सीमा को लांघ कर दूसरे देश में चले जाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि इन दोनों पक्षी और बादल के द्वारा लाए गए संदेशों को पढ़ना यह समझना हम इंसानों के वश की बात नहीं है। यानी ये जो चिट्ठियाँ लेकर आते हैं उनमें क्या लिखा होता है हम उसको ना पढ़ पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। लेकिन जिन पत्रों को हम नहीं समझ पाते उन्हें ये पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ आराम से समझ जाते हैं। इसलिए बादलों को देखकर पेड़ पौधे व पक्षी खुशी से झूमने लगते हैं। दूसरा काव्यांश है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसमें भी कवि कह रहा है कि हम तो केवल यह आंकते, कि मनुष्य तो केवल इतना ही आंकता है, समझता है या आकलन कर पाता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ये सुगंध, खुशबू, और वह सौरभ और वही खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है या उनके पंखों पे सिमट जाता है, उन पे लिपट कर तैरता है। और वही पक्षी एक देश से दूसरे देश में जब जाते हैं और सुगंध फैलाते हैं तो वो एक माध्यम बनते हैं। और दूसरा कहा है कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, कि एक देश की भाप समुद्रों से उठी हुई वाष्प बादल में बदलकर और हवा के साथ उड़ते हुए किसी अन्य देश में जाकर के वर्षा बन के गिर जाता है। सरल सा है। इसमें देखिए आप, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमने इस पूरी दुनिया को अलग अलग देशों की सीमाओं में बांट रखा है, इसीलिए हम यह समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को मीठी सुगंध भेज रही है और वह खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक दूसरे देश में जा रही है। यानी माटी या फूलों की खुशबू उड़ते समय देश की सरहदों को नहीं देखती। मान लो पक्षी किसी देश की जमीन पर बैठा, उसके पैर में मिट्टी लगी, कोई और धूल कण लग गया और वह उड़ा अपने साथ किसी दूसरे देश में जाके गिरा दिया। ऐसा ही होता है। कवि आगे कहते हैं कि एक देश की नदियों, तालाबों और समुद्र के पानी से उठी भाप काले घने बादल बनकर दूसरे देश में पहुंचती है और फिर वहां झूम कर वर्षा करती है या बरसती है। इन पंक्तियों में कवि ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि जब बादल बरसते हैं वक्त
वक्त और खुशबू फैलाते वक्त किसी देश की सरहद को नहीं देखते हैं। दोनों एक समान और निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते हैं। तो हम इंसानों ने आपस में ये भेदभाव क्यों पैदा कर लिए हैं? हमें भी आपस में बिना किसी भेदभाव व वैमनस्य के प्रेम के साथ रहना चाहिए। तो इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। अगली वीडियो में इसी कविता से प्रश्न उत्तर होंगे। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.